हेलो तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन। ये है हमारा पैथोफिजियोलॉजी का टॉपिक। ये हमारी यूनिट 1 है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो पूरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल इंजरी क्या होता है और एडाप्टेशन क्या होता है, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ये इन्हीं दोनों टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो सेल इंजरी क्या होता है? इंजरी वर्ड से आप क्या समझते हैं? सेल तो आप जानते ही हैं। इंजरी का मतलब होता है कभी भी आपको कोई चोट वगैरह लगती है तो उसे बोला जाता है इंजरी। तो इंजरी जो वर्ड है उसका मतलब होता है डैमेज होना। कहीं पे भी कोई चीज़ अगर डैमेज हो जाती है हमारी बॉडी में तो उसे इंजरी बोला जाता है। तो जब भी किसी सेल में डैमेज होता है, हमारे बॉडी आप जानते ही हैं बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो जब भी किसी सेल में डैमेज होता है तो उसे बोला जाता है सेल इंजरी। ठीक है, सेल इंजरी आप वर्ड समझ गए हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहां से आपको ये सभी जाके मिल जाएंगे। आप वहाँ लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए यहाँ से, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। एडाप्टेशन एक सिंपल टर्म है जो कि हमारी सेल इंजरी होने से हमें प्रिवेंट करता है। कैसे? सपोज करिए कि ये हमारी कोई सेल है, इसमें इंजरी दो टाइप से होती है। या तो इसका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, या फिर इस पे बाहर से कोई फोर्स लगे, बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। तो क्या होगा कि सेल जो है अपने आप में कुछ चेंजेस लाती है। जैसे ही बाहर से कोई फोर्स लगने लग गया, सपोज करिए कि जैसे बाहर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, ये जो टेम्परेचर है ये बहुत बढ़ गया, 50 डिग्री पहुंच गया, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? स्वेट करेगी, मतलब हमारी बॉडी से पसीना निकलेगा। तो जिसकी वजह से हमारे स्किन से जो वो वाटर वेपर्स निकल रहे हैं वो वॉलेटाइल होंगे, तो वो उड़ने लग जाएंगे। तो इससे जो है हमारी जो सेल है वो डैमेज होने से बच जाएगी। अगर बहुत सारी हीट आती रहेगी तो सेल हमारी डैमेज हो जाएगी। तो क्या हुआ, हमारी सेल में कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से हमारी सेल डैमेज होने से बच गई। तो क्या है सेल एडाप्टेशन? क्या है? दीज आर चेंजेस दैट आर जनरेटेड बाय द सेल फॉर द मोर इफेक्टिव सर्वाइवल, मतलब ताकि ये और अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें। ये कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं सेल इंजरी के बारे में। अब हमारी जो ये सेल इंजरी है ये दो टाइप्स की होती है। कौन कौन से टाइप्स की होती है? एक होता है इसमें रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। तो क्या है? एक है रिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरी क्या है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब इन दोनों को आप कैसे समझेंगे? रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इसे मैं आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपकी कोई एक नॉर्मल सेल है, ये हैप्पी सेल है, नॉर्मल सेल। अब इसमें कोई इंजरी हुई तो ये इंजरी क्या होगा? दो तरीके से होगी। एक होगा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल, ये हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई। तो क्या होगा कि जब ये सेल इंजरी होगी तो ये सेल जो है हल्की सी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये सेल डैमेज हो जाएगी तो इसमें अब क्या होंगे? कुछ चेंजेस होंगे। क्या होंगे? चेंजेस। और मैंने अभी आपको क्या बताया, उन चेंजेस को क्या बोला जाता है? एडाप्टेशन। एडाप्टेशन। तो क्या होगा कि रिवर्सिबल जो सेल इंजरी है हमारी, इसमें कुछ एडाप्टेशन हो जाएंगे और बस फिर ये दोबारा से नॉर्मल सेल बन जाएगी। ये है हमारी नॉर्मल सेल। तो आप देखिए क्या हो रहा है, नॉर्मल सेल में जब कभी भी रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो उसमें एडाप्टेशन हो जाते हैं, वो दोबारा से नॉर्मल सेल बन जाती है। बट अगर यहाँ पे हमारी हो रही है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, अब हुई हमारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी, तो क्या होगा? इसे उदास कर देते हैं। तो इसकी वजह से हमारी क्या हो जाएगी? सेल डेथ हो जाएगी। सेल डेथ होता है, नेक्रोसिस होता है और एपोप्टोसिस होता है। ये दोनों एक डिफरेंट टर्म है, इन्हें हम किसी और एक लेक्चर में समझेंगे क्योंकि ये वो काफी वाइड टर्म है। आपको बेसिकली समझना है क्या है कि ये सेल इंजरी जो है हमारी दो टाइप्स की होती है। एक होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी,
दूसरी होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट के जरिए समझाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहली है हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये अपने आप को दोबारा से मतलब मेंटेन कर लेगा। रिवर्सिबल मतलब बार बार जो चीज़ हो, रिपीट हो। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी जब हुई तो सेल ने अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लिए, जिन चेंजेस को हम बोलेंगे एडाप्टेशन, और उन एडाप्टेशन से ये वापिस अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ गई। बट अगर यहाँ पे इरिवर्सिबल टाइप की सेल इंजरी हुई तो क्या होगा कि आगे चल के सेल डेथ हो जाएगी, सेल अपने आप में एडाप्टेशन नहीं कर पाएगी। तो अब आप यहाँ से एक और चीज समझ सकते हैं कि सेल इंजरी जो है हमारी सेल डेथ कब कर सकती है, जब उसमें एडाप्टेशन ना हो सके। जब भी हमारी सेल जो है एडाप्टेशन करने में फेल हो जाती है तो वो सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, ये हो गए हमारे सेल इंजरी के टाइप्स। अब हम देखते हैं इसके मेन रीजंस के बारे में। तो अब हमें क्या देखना है, सेल इंजरी के रीजंस। तो ये मैंने लिखा है कॉज ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी हमारे दो टाइप से होती है। टाइप, सॉरी मैंने अभी टाइप डिस्कस कर रहे हैं, अब हम कॉज इसके डिस्कस करेंगे। इसके दो कारण होते हैं, एक होता है जेनेटिक सेल इंजरी, दूसरा क्या होता है एक्वायर्ड सोर्सेस ऑफ सेल इंजरी। जेनेटिक सोर्सेस क्या होते हैं, जेनेटिक सोर्सेस होते हैं जैसे कि जो भी हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं, या हमारी बॉडी में कुछ ऐसी कमियां हो गई हैं, जैसे कि हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होना, हमारा जो हमारी बॉडी में डीएनए प्रेजेंट है वो डिजेनरेशन हो जाना, उसका कहीं पे स्टोर हो जाना, हमारे डीएनए, आरएनए या न्यूक्लिक एसिड या फिर एमिनो एसिड हैं उनमें कोई डिफेक्ट होना। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब आ जाते हैं हमारे जेनेटिक सोर्सेस में, जेनेटिक रीजन ऑफ सेल इंजरी। अगला जो है एक्वायर्ड रीजन ऑफ सेल इंजरी, वो मैं नोट डाउन कर देता हूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक्वायर्ड रीजन ऑफ सेल इंजरी क्या है। तो मैंने पहला लिखा है हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया, इसे इस्कीमिया भी लोग पढ़ते हैं। तो हाइपोक्सिया का मतलब होता है, हाइपो वर्ड से मतलब होता है कि किसी भी चीज का कम होना, ऑक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो जब भी हमारे बॉडी के किसी पार्ट में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेल की डेथ हो जाती है। इस्केमिया बोला जाता है जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है किसी बॉडी पार्ट में, तो वहां पे ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन जाना कम हो जाएगी। तो इसीलिए इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ ले लिया गया है। अगला है इम्यूनोलॉजिकल। हमारा इम्यून सिस्टम काफी सारे डिसीज से फाइट करता है, तो अगर हमारे इम्यून सिस्टम में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सेल इंजरी का कारण हो सकता है। अगला क्या है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट जैसे कि हम लोग कई बार बाहर से जो एजेंट लेते हैं अपने फूड मटेरियल में लेते हैं, फिजिकल एजेंट में बाहर से आने वाले फंगी वायरस हो गए, कभी रोड एक्सीडेंट आपका हो गया, रेडिएशन से इफेक्ट हो गया, कहीं भी आपको चोट लग गई या फिर कट लग गया, तो वो सब फिजिकल एजेंट है। केमिकल एजेंट, आजकल केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह यूज बहुत हो रहे हैं, पेस्टिसाइड का इफेक्ट हो गया, या आर्सेनिक है, साइनाइड है, ये एक्सेस अमाउंट में आपने ले लिए। ये क्या, कोई भी अगर आप चीज एक्सेस अमाउंट में लेते हैं वो आपको नुकसान ही देती है। अगला क्या है माइक्रोबियल, ये तो आप माइक्रोबियल समझ ही गए होंगे, फंगी, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गे, जो भी कुछ है। इंटेरोजेनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेरोजेनिक से मतलब है कि आपका रॉन्ग ट्रीटमेंट होना। जब भी आप फिजिशियन के पास गए, अगर फिजिशियन ने आपका रॉन्ग ट्रीटमेंट कर दिया तो उससे भी आपको सेल इंजरी हो सकती है। तो ये इस चीज को बोला जाता है इंटेरोजेनिक, ये आप ध्यान रखना। जो हमारा लास्ट है वो है न्यूट्रिशनल एजेंट। न्यूट्रिशनल एजेंट सेल इंजरी में क्या होता है कि जब भी आप कोई डाइट लेते हैं तो डाइट आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट में लेनी चाहिए, ना ही वो उसमें जो है हमारे सारे न्यूट्रिएंट होते हैं वो कम होने चाहिए, ना ही वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो एक मेंटेन्ड लेवल में न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए। तो ये था, हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। सेल इंजरी देखी है, एडाप्टेशन देखा है, सेल इंजरी के टाइप्स देखे हैं, और दोनों जेनेटिक कॉज ऑफ सेल इंजरी एंड एक्वायर्ड कॉज ऑफ सेल इंजरी देखे हैं। अगर आपको इस जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है उसके नोट्स चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और एक अच्छी सी वीडियो में, और तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।